Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So today is the next part of our test paper analysis. ठीक है? Arithmetic progression has been completed in the previous session. Quadratic equation आप सीखेंगे. कुछ नए क्वेश्चंस भी थे arithmetic progression में जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे. उनको हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है. जो बच्चे एब्सेंट थे प्लीज उस वीडियो को देख लें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, आने लायक क्वेश्चंस थे एग्जाम में आने लायक. चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था और एक क्वेश्चन नया फिर भी दिखा मुझे ये वाला. ठीक है, चलो सीक्वेंस से चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3√10 सेंटीमीटर ऑफ द अदर टू साइड्स इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड इज डबल्ड. The new hypotenuse will be 9√5 centimeter. How long are the other two sides of the right angle triangle? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ओरिजिनल हाइपोटेन्यूज ये है, लेंथ मतलब ओरिजिनल हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये है, और फिर ये क्या कह रहा है, जो बची हुई दो साइड्स हैं, तीन साइड्स होती हैं एनी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स होंगी. हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स बच गई जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस कहते हैं, या फिर ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. उन दोनों साइड्स की बात कर रहा है. उसमें जो छोटी वाली साइड है वो उसको तो कर दिया हमने ट्रिपल्ड, ओरिजिनल जितनी भी थी उसका 3 गुना कर दिया. और जो बड़ी वाली साइड है उन दोनों में से बड़ी वाली, सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज है, उसको साइड में छोड़ के उन दोनों में से जो बड़ी वाली साइड है, लॉन्गर साइड है, वो क्या कर दी मैंने, डबल, 2 गुना कर दी. ऐसा करने से हाइपोटेन्यूज भी चेंज होगा ऑब्वियसली. तो जो नया हाइपोटेन्यूज बन जाता है वो क्या बन जाता है, 9√5 सेंटीमीटर. पहले वाला कितना था, 3√10. जब ये काम नहीं किया, डबलिंग एंड ट्रिपलिंग का काम नहीं किया, तब तो ये था हाइपोटेन्यूज, करने के बाद ये हो गया. इजी. आगे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग आर द अदर टू साइड्स. तो वो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो अदर टू साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, वो कितने कितने सेंटीमीटर की है, डबल और ट्रिपल करने से पहले कितने कितने सेंटीमीटर की. क्योंकि ये तो सिचुएशन है कि ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं तो हाइपोटेन्यूज ऐसी हो जाएगी. कुछ भी ना करें तो फिर उसके ओरिजिनल अदर टू साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर की वो पता करना है. जब भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कि पहले वाली साइड्स मांग रहा है या बाद वाली साइड्स मांग रहा है, अगर क्लियर कट दे देता है कि डबलिंग एंड ट्रिपलिंग करने के बाद वाली साइड्स बताओ या करने के पहले वाली साइड्स बताओ, क्लियर कट दे देता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट अपन ओरिजिनल केस मानेंगे. ओरिजिनल केस क्या है, जब वो डबलिंग ट्रिपलिंग नहीं की थी उससे पहले की साइड्स. ठीक है. और आपको इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि मेथड कौन सा यूज करना है. 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड यूज करना. 3 मेथड कौन से होते हैं, देखो तीनों का एक एक क्वेश्चन है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, और इसमें नहीं है क्या, ये रहा फैक्टराइजेशन मेथड. तो 3 मेथड थे हमारे पास जिसमें से ये वाला मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना है. सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा. So let's draw a rough figure of a right angle triangle. और राइट एंगल ट्राइंगल में उसने क्या कहा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, कितनी है, 3√10 सेंटीमीटर. ये तो है फिक्स्ड. फाइन. अदर टू साइड्स का पता नहीं है, अदर टू साइड्स का मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं. तो अदर टू साइड्स को कुछ वेरिएबल कंसीडर करते हैं. अब अगर अदर टू साइड्स को एक्स एंड वाई कंसीडर करते हैं तो वो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट में चलेगा. ठीक है. हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे कोर्स में है उसमें वेरिएबल एक ही होता है, या तो एक्स या फिर वाई. तो हम दोनों में से किसी भी एक साइड को एक्स मानेंगे. ठीक है. पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि लॉन्गर साइड किसको रखनी है, शॉर्टर. लेट अस से कि ये वाली साइड हमने लॉन्गर मान ली और ये वाली साइड हमने शॉर्टर मान ली. तो सपोज करो शॉर्टर साइड को अगर मैं एक्स मानूंगा तो लॉन्गर साइड भी तो एक्स की फॉर्म में निकाली जा सकती है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यस और नो. ए बी सी. देखो हाइपोटेन्यूज तो हो गई मेरी ए सी, वो कितनी है अभी, कितनी है, 3√10 सेंटीमीटर. जो शॉर्टर साइड है, जो शॉर्टर साइड है वो क्या है, बीसी मैंने मान रखी है और उसको लेंथ वाइज मैंने मान लिया है कितना, x सेंटीमीटर. तो यहां से जो लॉन्गर साइड होगी ए बी, वो इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगी, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे, भाई हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है ना, उसके स्क्वायर में से बची हुई साइड का स्क्वायर माइनस करोगे और फिर क्या लगाओगे, रूट भी लगाओगे. तो 3√10 का स्क्वायर बोलो, नॉनी 3√10 का स्क्वायर बोलो, 900, बिल्कुल गलत, 90. √10 का स्क्वायर 10 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 × 10 90. उसके बाद x का स्क्वायर x स्क्वायर और इसका क्या होगा, रूट होगा. ये हो गई लॉन्गर साइड.
तो अब आपके सामने ओरिजिनल शॉर्टर साइड, ओरिजिनल लॉन्गर साइड एंड ओरिजिनल हाइपोटेन्यूज है, चाहे से एक्स के टर्म्स में ही है, बट जो भी हैं, ठीक है ना। एट द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास तीनों चीजें हैं। अब ये एक सिचुएशन कंसिडर करवा रहा है, केस 2, ये तो थे ओरिजिनल केस, अब ये मॉडिफिकेशन करवा रहा है। क्या कह रहा है कि नए केस में हाइपोटेन्यूज भी बदल गई, शॉर्टर साइड भी कुछ कुछ हो गई, एंड लॉन्गर साइड भी कुछ कुछ हो गई, राइट। BC AB, बताइए हाइपोटेन्यूज क्या हो गई नए केस में, 9√5 सेंटीमीटर की हो गई, तो वो तो क्लियर कट लिख देंगे हम 9√5 सेंटीमीटर। शॉर्टर साइड को उसने क्या किया, ट्रिपल डबल क्या किया, शॉर्टर साइड को उसने क्या किया है, स्मॉलर साइड को ट्रिपल किया है। पहले क्या थी शॉर्टर साइड x, तो ट्रिपल करने के बाद अब क्या होगी 3x सेंटीमीटर, एंड लॉन्गर साइड को उसने डबल किया है, पहले क्या थी इन टर्म्स ऑफ x ये वाली चीज, तो इसका डबल कर दो 2 इंटू √90 माइनस x² सेंटीमीटर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर इन तीन साइड्स के बीच में पाइथागोरस थ्योरम एस्टेब्लिश करें तो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको चाहिए थी, ठीक है। इन तीन के बीच में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम एस्टेब्लिश किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर प्लस शॉर्टर साइड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बोलो शॉर्टर साइड का स्क्वायर करना है तो 3x का स्क्वायर, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, 3x का स्क्वायर शॉर्टर साइड का स्क्वायर हो गया, लॉन्गर साइड क्या है 2√90 माइनस x² का स्क्वायर, ये हो गया लॉन्गर साइड का स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है 9√5 इसका स्क्वायर करें। चलो 3x का स्क्वायर बोलो 9x², यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और इधर से रूट से स्क्वायर कट के क्या बचेगा सिंपली 90 माइनस x², वहां से 9 का स्क्वायर 81 और √5 का स्क्वायर 5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 9x², 4 इंटू 90 बिकम्स 360, 4 इंटू माइनस का x², 4 माइनस का 4x², एंड RHS में 5 1 5, 5 8 40, फाइन। चलो 9x² में से 4x² गया तो कितना स्क्वायर x² बच गया, जगह नहीं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कितने से x² बचा 5x²। फिर x वाली टर्म्स नहीं है क्या कहीं भी, x वाली टर्म कहीं भी नहीं है, ओके बढ़िया, हमारे लिए तो काम आसान है उल्टा, अगर नहीं है तो x वाली टर्म नहीं है कोई बात नहीं। चलो 405 को इधर बुलाओ, 360 माइनस 405 करेंगे तो माइनस का 45 इक्वल टू 0, यहां से 5 कॉमन आ सकता है तो क्या बचेगा x² माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 5 उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी हमारे पास x² माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इज माय फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बिल्कुल। बट प्रॉब्लम ये है कि इस इजी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि 9 को उधर ले जाएं और x बराबर √9 लिख दें और x की वैल्यू 3 आ जाए। उसने कहा था कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से सॉल्व करना, उसके इंस्ट्रक्शन सुनिए कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना, किससे सॉल्व करना क्वाड्रेटिक, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है इस इक्वेशन पे, ठीक है। इक्वेशन बनने तक कोई डाउट किसी को, नो। चलते हैं इक्वेशन बनने के बाद की कहानी। इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, लेट्स से कि इक्वेशन बन गई हमारी, अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, बोलो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, वेरी गुड, ठीक है। b की वैल्यू 0 बिकॉज x की टर्म ही नहीं है वहां पे, तो b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -9। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, x की वैल्यू क्या होती है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये श्रीधराचार्य मेथड जिसको आप कहते हो, b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2a, फाइन, माइनस b की वैल्यू तो 0 ऐसे तो -0 प्लस और माइनस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो प्लस और माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 2, तो √36 हो गया, ये 0 प्लस 36, √36 क्या होता है 6, तो प्लस और माइनस 6/2 यानी प्लस और माइनस 3, और वैसे अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो भी प्लस और माइनस 3 आएगा, इजी वे में सॉल्व कर लूं, बट हमको मेथड यूज करना था, उस मेथड से क्या आया
सेम वही आया, x की वैल्यू क्या आ गई कुल मिला के प्लस और -3। अब उसने क्या कहा था कि मुझे तो लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड बताओ ओरिजिनल केस में, तो जस्ट x की वैल्यू हम एक बार +3 पुटअप करके देखेंगे, एक बार -3 पुटअप करके देखेंगे, जो इनवैलिड होगी उसको भूल जाएंगे। ऑब्वियसली -3 वाली इनवैलिड होगी क्योंकि x अपन ने एक साइड मानी थी और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम क्या कर देंगे -3 वाली वैल्यू को इग्नोर करके x की वैल्यू +3 ही पुटअप करेंगे ओरिजिनल केसेस में। ओरिजिनल केसेस ये था, यानी कि शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और लॉन्गर साइड पुटअप करो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर पुटअप करोगे ना, तो 90 - 3 का स्क्वायर कितना हुआ 81 का रूट कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर इज शॉर्टर साइड 3 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड 9 सेंटीमीटर। जल्दी से इसको जस्टिफाई करो। देखो शॉर्टर साइड 3 सेंटीमीटर, ये लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और लॉन्गर साइड 9 सेंटीमीटर। देखो हाइपोटेनस जस्टिफाई हुआ क्या, 9 का स्क्वायर 81, 90 का रूट वही होता है 3√10। सेकेंड केस में जस्टिफाई हुआ क्या, क्या कह रहा था शॉर्टर साइड को कर दो ट्रिपल, तो 3 × 3 ये कितना हो जाएगा 9, और लॉन्गर साइड को कर दो डबल, तो 9 × 2 = 18। उससे नया हाइपोटेनस क्या बनेगा 9√5 करके देखो, 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर 81, 504, 405 का रूट 9√5 ही होता है, मतलब होल रूट करोगे तो चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि 405 क्या होता है 81 × 5 होता है, तो 81 का रूट क्या होता है 9 और 5 अंदर बच जाएगा। तो जस्टिफाई भी हो गया दोनों केसेस में, दैट मींस हमारा आंसर करेक्ट है, शॉर्टर साइड वाज एक्जैक्टली 3 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर साइड वाज एक्जैक्टली 9 सेंटीमीटर। कई बच्चे कहेंगे सर उल्टा मानते, अगर x को उधर मानते, भाई हमने शॉर्टर साइड x मानी एंड लॉन्गर साइड पर निकाली 90 - x² का रूट निकला, बट अगर अपन उल्टा मानते, इसको x मानते इसको, तो फिर तो हमारी लॉन्गर साइड 3 आती और शॉर्टर साइड 9 आती, वो तो उल्टा हो गया, नहीं आती, फिर भी वही आती, शॉर्टर साइड 3 आती एंड लॉन्गर साइड क्या आती, क्योंकि अगर आप उल्टा मानते तो सारा कैलकुलेशन शुरू से उल्टा चलता, डबल उसको करते ट्रिपल इसको करते, सारी चीजें चेंज होती ना, ठीक है। बट ये है कि शुरू से डिसाइड कर लो कि हाँ ये शॉर्टर है ये लॉन्गर है, फिर एंड तक वही शॉर्टर चलेगी और वही लॉन्गर, बीच में नहीं बदल सकते, ठीक है, क्लियर। दे दो मार्क्स, इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, दे दिए, किस किस का सही है, क्या निशिता का सही है, और बस, और किसी का सही नहीं है क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन, कम से कम 8-10 बार कर चुका है ऐसा क्वेश्चन, एक्सप्रेस ट्रेन वाला, बट इंपॉर्टेंट है, हर बार देना पड़ता है, थोड़ा बदल के। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 3 hours लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। दो केसेस बनाए थे, डिस्टेंस तो फिक्स है 600 किलोमीटर, एक्सप्रेस ट्रेन जो है 3 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, ऑब्वियसली कम ही लेगी, तभी तो उसका नाम एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है ना, कम समय लेती है इसलिए तो वो एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा समय लेगी। इफ द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है कम होगी किससे, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से। देखो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से कम है, उसकी स्पीड कम है उसका टाइम कम है। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड पता करनी है, एक्सप्रेस की भी और पैसेंजर की भी, ठीक है। तो क्या किया था हमने, दो केसेस बनाए थे। सबसे पहले तो लिख दो ऊपर डिस्टेंस, ये तो ले लो एक्सप्रेस ट्रेन ले लेता हूं यहां पे, और यहां पे पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस सेम है दोनों ही केसेस में, 600 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन को भी दौड़ना है और पैसेंजर को भी, 600 किलोमीटर एंड 600 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो उसने पूछा क्या है, स्पीड पूछी है, ठीक है। अगर वो टाइम पूछता तो मैं टाइम लिख के उसको एक्स मानता और फिर स्पीड उससे जो भी निकलती, लेकिन उसने स्पीड पूछी है फाइनली, तो मैं स्पीड लिख के और उसको किसी भी एक को एक्स मानता हूं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से सबसे पहले आपके पास हाथ क्या लगता है, एक्स की वैल्यू, सबसे पहले आपके हाथ क्या लगता है
एक्स की वैल्यू। तो आप कोशिश करो कि एक्स वही माने जो उसने फाइनली पूछा है, ताकि एक्स की वैल्यू हाथ लगते ही आपके पास फाइनल आंसर हाथ में हो। ठीक है, ताकि टाइम कम हो तो बस फटाफट टिक करके और वही आंसर है, आगे कुछ करना ना पड़े। ठीक है, सपोज करो आपने टाइम को एक्स मान लिया, तो एक्स की वैल्यू निकलने के बाद आपके पास फाइनल आंसर थोड़ी ना है, अभी उसमें कुछ कुछ करके फाइनल आंसर पे पहुंचना है। तो कोशिश ये करो जो पूछे उसी को एक्स मानने की कोशिश करो, अगर पॉसिबल हो पाता है। पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एक अलग बात है। तो स्पीड को ही एक्स मानूंगा, लेकिन किसकी, इसकी या इसकी? तो स्पीड वाला स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें जिसका जिक्र बाद में हो उसकी स्पीड को एक्स मानो। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का जिक्र बाद में हो तो उसको एक्स, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड का जिक्र बाद में हो तो उसको एक्स। तो मैं पढ़ता हूं स्पीड वाला स्टेटमेंट, पढ़ो। इफ द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो देन के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ रही है और इसका जिक्र भी बाद में है, दैट मींस वी विल कंसीडर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एज एक्स के एम पी एच, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस हिसाब से पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? उसने क्या कहा कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से। जैसे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अगर 100 होती तो उसकी 10 कम कर दो 90 है, तो उसकी एक्स है तो उसकी कितनी होगी? एक्स माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। फाइन। अब टाइम निकाल लो दोनों का। फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम होता है, तो उसका टाइम क्या हो गया? 600 बाई एक्स, दैट मीन्स 600 बाई एक्स मच ऑफ आवर्स। ठीक है, और इधर 600 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 10, दिस मच ऑफ आवर्स। ठीक है, दोनों का टाइम निकल गया। अब चेक करो दोनों के टाइम के बीच में कुछ कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। देखो दोनों के टाइम के बीच में क्या कनेक्शन है। टाइम का स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, कहाँ है? एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन दैट ऑफ पैसेंजर, यानी पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है और जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, उन दोनों के बीच में 3 घंटों का गैप है या नहीं है? तो अब जिसका टाइम ज्यादा है उसमें से जिसका टाइम कम है उसको माइनस कर दें तो 3 आना चाहिए। अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ज्यादा है या पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज्यादा है? बोलो शिवम, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ज्यादा है या पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज्यादा है? हाँ, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी, और सोच ले। पक्का? स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा है, टाइम पैसेंजर ट्रेन का ज्यादा है। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कौन सा है? ये वाला है, माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इससे कम है, और कितना कम है? 3 घंटे कम है। हो गया सेट मामला, बस बना दो क्वाड्रेटिक। अब कई बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये माइनस 600 बाई एक्स उधर जाके प्लस 600 बाई एक्स बनाओ किसी का, या किसी का ऐसे भी बन सकता है कि दिस इक्वल टू दिस माइनस 3, ये भी बना होगा किसी का, भाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस 3। तो दोनों तीनों तरीके से वो सही है, कैसे भी आप बना सकते हो। फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी वो मैं बता देता हूं, वो आप मैच करो अपनी अपनी शीट्स में कि वो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है कि नहीं बनी। बनाते हैं। तो क्या करूंगा, देखो मैं x माइनस 10 और x का एलसीएम क्या होगा, कहाँ करूं, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 10, यही होगा एलसीएम, यही एलसीएम होगा। चलो x इंटू 600x, फिर बीच में है माइनस 600 इंटू दिस वन, तो 600 इंटू एक्स 600x, और माइनस 600 इंटू माइनस 10 बिकम्स प्लस का 6000 इक्वल टू क्या है उधर 3। ऐसा करने से 600x में से 600x कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है 6000 यहाँ पे बचता है, और नीचे बचता है ये, तो 6000 से भी 3 काट सकते हो आप, 3 से 1 टाइम और 3 से 2000 टाइम्स। तो 2000 की वैल्यू आ जाती है 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 2000 की वैल्यू क्या आ जाती है 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस तो सेम वही होगा, यानी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 10 माइनस 10x। यहां से आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखो, माइनस 10x को भी उसी तरफ रखो, 2000 को भी इधर बुला लो, तो प्लस का है तो इधर आके, तो अब आप ये चेक कर लो अपनी अपनी शीट्स में कि फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है कि नहीं बनी। बनी है, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टार्ट कहां से किया, कईयों ने इसको इधर इसको उधर कैसे भी करके स्टार्ट किया होगा बनाना, बट फाइनली बननी ये चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट करो यही बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0। चेक कर लिया, नहीं बनी ऐसी इक्वेशन, किसी की ही नहीं बनी, निशिता के अगेन बनी है। ओके चलो नेक्स्ट। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
क्या इक्वेशन बनी है? एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2000 इक्वल टू 0, यही बनी थी क्या? बिल्कुल। ओके, अब मेथड कौन सा यूज करना है वो भी चेक करते हैं। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स यूज करना है। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी से कंपेयर हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आपको एक मैंने शॉर्टकट भी बताया था, एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और लेस कर दो। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? -10, -10 का हाफ -5, -5 का स्क्वायर 25। फिर से सुनो, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। ठीक है, तो यानी एक्स के कोएफिशिएंट यानी -10, उसका स्क्वायर, उसका हाफ करो पहले -5, -5 का स्क्वायर 25, यानी इसके अंदर 25 ही जोड़ दो और 25 ही घटा दो। कैसे? एक्स स्क्वायर -10x -2000, तो ओरिजिनली है हमारे पास +25 -25 कर दो, 25 ही जोड़ दो 25 ही घटा दो इक्वल टू 0। अब इसमें से ये वाली टर्म और प्लस वाली टर्म हमेशा प्लस वाली, हमेशा प्लस वाली, क्योंकि आइडेंटिटी चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। तो यहां से हमेशा जो भी आपने जोड़ा और जो भी घटाया उसमें से पॉजिटिव वैल्यू तो कंसीडर करो इनके साथ में, और नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करो बचे हुए कांस्टेंट टर्म के साथ में। यानी एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25 तो लिखो साथ में, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25 तो लिखो साथ में, प्लस वाली क्वांटिटी इनको दो और माइनस वाली क्वांटिटी बचे हुए कांस्टेंट टर्म के साथ कंसीडर करें इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x -5 का होल स्क्वायर। यस और नो? होगा, चेक करो। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2ab करोगे तो 2 5 जा 10, 10x आ गया और 5 का स्क्वायर 25। अगर आप x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ोगे और घटाओगे और पॉजिटिव क्वांटिटी इसको दोगे तो ये हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर में अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद इन दोनों को -2000 और -25 -2025 उधर जाके क्या बन जाएंगे, ये प्लस के 2025। यहां से स्क्वायर हटेगा, वहां पे रूट लगेगा। 2025 का रूट क्या होता है? प्लस और माइनस 45। ठीक है, 4 5 जा 20 होता है ना, 4 इंटू अगला नंबर 5 जा 20 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो अब यहां तक मैं पहुंच चुका हूं कि x-5 की वैल्यू एक बार तो 45 रखनी है और एक बार -45 रखनी है। x-5 की वैल्यू एक बार तो 45 रखनी है और x-5 की वैल्यू एक बार -45 रखनी है। -5 उधर जाएगा तो 45 प्लस 5 बनेगा, -5 उधर जाएगा तो -45 प्लस 5 बनेगा, 45 प्लस 5 50 और -45 प्लस 5 -40। तो x की वैल्यू एक बार नेगेटिव आ रही है -40, एक बार पॉजिटिव आ रही है। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि स्पीड मानी हमने और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव का मतलब ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई इनवैलिड। वैलिड वैल्यू कौन सी है? 50। तो 50 रख दो आप यहाँ पे, यानी कि ओरिजिनली एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर, और 10 उसकी कम है तो 50 में से 10 गए 40 किलोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि दोनों ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड चाहिए आपको, तो फाइनली दोनों ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी? एक्सप्रेस ट्रेन की तो हो जाएगी 50 kmph और पैसेंजर ट्रेन की हो जाएगी 40 kmph। फाइनल आंसर है ये। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? जस्टिफाई करो। 600/50 टाइम कितना हुआ इसका? 600/50 क्या होगा? 12 आवर्स। और इसका टाइम बोलो 600/40 करो तो 15 आवर्स। तो आप चेक कर सकते हो कि पैसेंजर ट्रेन का टाइम एक्सप्रेस ट्रेन की टाइम से 3 घंटे ज्यादा है ना? उसने भी यही कहा था, तो जस्टिफाई भी हो रहा है। बट हमारा टाइम निकालना वो हमारा कैलकुलेशन है, हमको तो मेन आंसर्स में तो हमको केवल स्पीड निकाल के छोड़नी है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो पहले तो। The roots of the quadratic equation this are real and equal. Find the average of A and C. Roots का मतलब x की वैल्यू, वो 3 तरह के नेचर में आती है। कौन कौन से नेचर होते हैं? 2 distinct real roots, 2 equal real roots और no real root। ठीक है,
उसमें से जब वो रियल और इक्वल हो यानी बीच वाला केस हो, टू इक्वल रियल रूट्स हो, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और जब नो रियल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। उसने क्या कहा कि आपके टू रियल इक्वल रूट्स हैं, तो आप बीच वाला केस कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हमको कोएफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए होती है, जो निकालने के लिए हमको कंपैरिजन करना पड़ता है, किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन में करूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, बट हम इससे कंपैरिजन यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओरिजिनली a b n c यूज हो गए। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दीली कर लेते हैं। कैपिटल ax स्क्वायर कैपिटल bx कैपिटल c इक्वल टू 0। अब तो कंपैरिजन हो जाएगा, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू है, c की वैल्यू ये, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, a की वैल्यू b माइनस सी, कैपिटल B की वैल्यू C माइनस ए, एंड कैपिटल C की वैल्यू A माइनस बी। ठीक है जी। अब आपको क्या कहा उसने? रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी, सब कुछ कैपिटल लो। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रख दो और बी ए सी की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, तो आपको ए और सी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलो पुटअप करते हैं। तो b का स्क्वायर, b क्या है? c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, बोलो, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू b माइनस सी, कैपिटल c की वैल्यू इक्वल टू 0। सॉल्व करो। c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई भी करना है और फिर -4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो b इंटू ए बी और ए बी इंटू -4 ए बी, साथ के साथ कर रहा हूं। b इंटू माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4b का स्क्वायर। चलो जी, माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी इंटू -4 प्लस का 4ac, लास्ट टर्म माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी इंटू -4 बी सी इक्वल टू व्हाट? 0। यहां तक कोई डाउट? अब आप देखो इसमें 6 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 आ रही हैं, तो कुछ सॉल्व करो, कुछ ना कुछ सॉल्व हो रहा होगा। देखो ये रहा, ये सॉल्व हो रहा है, 6 टर्म्स आएंगी फाइनली। तो इसको सॉल्व कर दूं अगर मैं, तो -2ac प्लस 4ac कितना होगा? +2ac, राइट? +2ac है, दैट मीन्स मैं इसको यहीं पे +2ac कर देता हूं और उस टर्म को वहां से हटा देता हूं। आपको ऑब्वियसली अगली स्टेप में करना है ये काम, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं। तो अब तो हो गए हमारे पास 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। एक आइडेंटिटी सीखी थी पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें 6 टर्म्स एक्सपेंड होकर आती थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उससे कंपैरिजन हो रहा है, देखो c स्क्वायर है, a स्क्वायर है और b का स्क्वायर वाली टर्म भी है, और फिर ac भी है, फिर ab भी है और फिर bc भी है। तो सबसे पहले a स्क्वायर को पकड़ता हूँ, a स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। तो a स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं a का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर में, चलो भाई इसका काम हो गया, एक एक को एलिमिनेट करते चलते हैं। 4b के स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 2b का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर को ऑब्वियसली c का। अब इसमें से एक टर्म कोई भी नेगेटिव है क्योंकि बीच में नेगेटिव टर्म्स भी हैं, या तो ये नेगेटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, या देखेंगे अभी किस किस का काम हो गया। इसका हो गया, इसका हो गया। अब ab वाली टर्म कौन सी है? ये रही -4ab। तो -4ab को क्या लिख सकते हो? +2 इंटू a की जगह तो a ही था और b की जगह क्या था? 2b। एक बार के लिए ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। अच्छा, bc वाली टर्म ये है, -4bc को क्या लिख सकते हो? +2 इंटू b की जगह क्या था? b की जगह 2b था और c की जगह तो c था। और फाइनली ac वाली टर्म से -2ac, उसको लिखता हूं मैं +2 इंटू a की जगह a था और c की जगह c था। अब सब कुछ मैच हो गया, बस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस। देखो a का स्क्वायर कहाँ है? a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर c का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू 2b प्लस 4ab होता है, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है? तो प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है, एक बार मार्क कर लेता हूं इस वाली टर्म में। अच्छा, 2 इंटू 2b इंटू सी क्या होता है? 4bc। तो 4bc है मेरे पास लेकिन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। और 2 इंटू ए इंटू सी क्या होता है? 2ac। तो 2ac तो मैच हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को नेगेटिव करना है, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? 2b कॉमन है, तो अगर मैं -2b लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे भी -2b लिख दूं, और यहाँ पे भी -2b लिख दूं, तो अब सारी टर्म्स मैच हो गई। देखो -2b का स्क्वायर तो अगेन 4b स्क्वायर हो जाएगा,
लेकिन एक फैक्टर नेगेटिव होते ही ये इसका आंसर -4ab मैच हो गया, इसका आंसर -4bc वो भी मैच हो गया, और पॉजिटिव 2ac। दैट मीन्स ये क्या है, ये है a - 2b + c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है। हमारा a क्या है, a हमारा a कैसा हो, a के जैसा ही हो, हमारा b कैसा हो, हमारा b - 2b जैसा हो, और हमारा c कैसा हो, c के जैसा ही हो। तो होता क्या था वैसे, a + b + c का होल स्क्वायर, बट a की जगह तो a लिखो, b की जगह हमारे पास -2b है, और c की जगह +c। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही सारी चीजें आएंगी क्या, a का स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, फिर 2ab करोगे तो 2 × a × -2b × c करोगे, वहां से -4ab आएगा, फिर 2bc करोगे यानी 2 × -2b × c करोगे, वहां से -4bc आ जाएगा, और फिर 2ac करोगे 2 × a × c करोगे 2ac आ जाएगा, होगा। तो जब उसको एक्सपेंड करके ये 6 टर्म्स निकल सकती है, तो 6 टर्म्स को वापस फैक्टराइज करके वो टर्म्स वो भी तो निकल सकता है। ये सब हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में सीखा था क्लास 9th में, ठीक है। इक्वल टू क्या रखा हुआ है आरएचएस में, 0। यहां तक कोई डाउट। अब यहां से स्क्वायर हटा तो यहां पे 0 के रूट लगा, और 0 का रूट क्या होता है, 0। तो a - 2b + c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो यहां से -2b को उधर भेज दो, तो a + c की वैल्यू क्या आ गई, -2b उधर जाके +2b, 2 को नीचे डिवाइड कर दूं तो a + c / 2 क्या आ गया, b। a + c / 2 को क्या मान सकते हो, एवरेज ऑफ a एंड c। भाई a और c का एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, दोनों को जोड़ के / 2। तो उसने यही तो पूछा था, फाइंड द एवरेज ऑफ a एंड c। उसने क्या पूछा था, फाइंड द एवरेज ऑफ a एंड c। a एंड c का एवरेज क्या होगा, a + c / 2, और हमारा a + c / 2 यानी एवरेज ऑफ a एंड c क्या आ गया, आंसर इज b, स्मॉल b इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया, बोलो निशिता, समझ आया। पहले डिस्कस नहीं हो पाया था शायद, ये क्वेश्चन हुआ था क्या, नहीं हुआ था, मार्क करो, इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर का है। सीबीएसई वाले तो मार्क कर ही लो इसको, ये बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अब अभी तो किसी ने अटेम्प्ट किया नहीं होगा, ये किया था क्या सबने, हुआ नहीं, कोशिश तो करी थी। एंडिंग 6 आंसर लिया ही, तो 6 है क्या आंसर, वो हाँ वो अभी भी बीमारी में है ना, क्या करें, उसको बी 6 की तरह नजर आ रही है, बी है भाई, ये पूंछ दिख रही है पूंछ, पर वो गलत है ना, तो तू क्यों कह रहा है भाई सही आंसर ले आई। हाँ जी, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है ना, करी नहीं, और स्टेप्स सारे ठीक हैं, स्टेप्स भी रखो रखो आपके पास रखो, स्टेप्स कितनी ठीक हैं, अच्छा अच्छा, केवल डिस्क्रिमिनेंट तक निकाल के छोड़ रखा है ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले एबीसी की वैल्यू कंपेयर कर ली स्टैंडर्ड फॉर्म से, आधा नंबर दे दो, कुछ ही नहीं किया फिर। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो यूजिंग विच मेथड, अब मजबूरी है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अब अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हमको छूट मिल जाती तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा आसान लगता हमको, बट देखो वो जो उसने मेथड यूज बोला है वो का वही मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। बोलो एक बार क्वेश्चन बोलो शीट में से देखकर, बोलना क्वेश्चन बोलो। -4a² x प्लस a4 नहीं बोलते, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में जनरली अपन स्प्लिट करते हैं एक्स वाले टर्म को, तो एक्स वाली टर्म को स्प्लिट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, बट किस किस में स्प्लिट करें वो मुद्दा है भाई, कैसे कैसे इसको स्प्लिट करें। उसके लिए अपन एक कैलकुलेशन करते हैं साइड विंडो में। क्या कैलकुलेशन होती है वो ये कैलकुलेशन होती है
कि आप दो नंबर सोचो, जनरली अपन दो नंबर को ए और बी मानते हैं, बट ए और बी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो अपन कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेते हैं अल्फा। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का सम और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। सम तो आना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -4a² है, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट आता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, और उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया है 4 इंटू a⁴ माइनस b⁴। बताओ, ए और बी ऐसे दो टर्म्स जिनको जोड़ने पे आता हो -4a² और गुणा करने पे आता हो ये सारी चीज। ट्राई भी नहीं मारा एक बार भी? किसी ने भी ट्राई नहीं मारा? क्यों? किसके लिए? मैंने मेरे लिए लिखा है इसके पेपर के अंदर क्वेश्चन, मैं ही डालूं, मैं ही सॉल्व कर लूं, मुझे ही मार्क्स मिल जाए। किसके लिए डाला है? आप लोगों के लिए डाला है। क्वेश्चन पेपर क्यों देते हैं? घर जाके बैग में रखने के लिए देते हैं। यहां पे नहीं मारा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट घर पे भी आपने ट्राई नहीं मारा। लेट सपोज यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मान लो, फिर क्या करोगे? अफसोस जताओगे कि सर ने दिया था क्वेश्चन, घर पे एक बार ट्राई कर लेते तो एग्जाम में भी सॉल्व हो जाता। सोनाक्षी, घर पे भी ट्राई नहीं किया? एब्सेंट? ऊपर वाला तो हर कोई कर ही रहा था ना, ये वाला देखना था ना, नया क्वेश्चन देखना है ना। करे कराए क्वेश्चंस को करने से कौन सा तीर मार लोगे? बोलो दीपेश। वैसे तो नए नए क्वेश्चंस लेके आते हो, और जब मैं देता हूं तो उसको देखते ही नहीं हो। हाँ मैं निशिता, वेरी डिसअपॉइंटेड। आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता है, होता है वो मैं हमेशा कहता हूं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगा अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप ट्राई नहीं करोगे तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। आप रिवीजन कर रहे हो बच्चों, अगर आप करे कराए क्वेश्चंस को ही फिर से करना चाहते हैं कि कमल सर वही करवा दें और हम कर लें और हमारा नाम हो जाए कि देखो इस बच्चे ने कर लिया, इस बच्ची ने कर लिया, तो ये नाम अपने पास रखो, घर बैठो, घर बैठो। फिर क्या फायदा इन 20 बच्चों में नाम करने के लिए? अगर आपको उन 2 लाख बच्चों में नाम करना है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे, स्पेशली सीबीएसई के स्टूडेंट्स को। एनसीईआरटी से मिलता हुआ क्वेश्चन दिखा देना मुझे, सैंपल आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन मैच करवा देना मुझे, अगर आप इस गलतफहमी में हो कि हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बेनिफिट फिर भी आरबीएसई को दे सकते हैं, बट नहीं दे सकते यार, बोर्ड है, कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, वहां से, वहां पे थोड़ी स्पेस कम है। ए की वैल्यू -2, a² आ रहा है वहां पे बचता है, तो a² प्लस b², b की वैल्यू -2, a² माइनस b²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2a² a प्लस बी करना, जरा a प्लस बी करना, -2 इंटू a² -2a², -2 इंटू b² -2b², -2 इंटू a² -2a² एंड -2 इंटू -b² प्लस का b²। ये कैंसिल आउट होके -2a² -2a² -4a², मैच कर गया a प्लस बी। चलो a इंटू बी वेरीफाई करते हैं, a इंटू बी करना जरा, तो -2 इंटू -2 प्लस 4, और a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दूं, अगेन a² माइनस b² बनेगा, a² मतलब a² का b² एंड a⁴ माइनस b² मतलब b² का b² b⁴। ये आपका प्रोडक्ट भी मैच कर गया। दैट मीन्स वो दो टर्म्स कौन सी हैं? ये वाली और ये वाली, जिसके अंदर ये स्प्लिट होने वाला है। ठीक है।
करिए आगे का काम, स्प्लिट करो। तो स्प्लिट कर रहा हूं, पहला टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म को इन दोनों में स्प्लिट करना है, दिस और दिस, इन दोनों में स्प्लिट करना है। तो अब इसको सॉल्व भी कर लो, तो यहां से ए की वैल्यू पूरी क्या आ गई, -2 इंटू ए स्क्वायर, -2 ए स्क्वायर, -2 इंटू बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू है ये, और बी की वैल्यू क्या है, -2 इंटू ए स्क्वायर, -2 ए स्क्वायर, और -2 इंटू -बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। तो स्प्लिट होगा वो 4 एक्सप्रेशन में, क्योंकि ए की वैल्यू में भी 2 एक्सप्रेशन है और बी की वैल्यू में भी, तो ये एक्चुअली 4 एक्सप्रेशन में स्प्लिट होगा। सबके आगे एक्स लग जाएगा, सबके आगे क्या लग जाएगा, एक्स। जैसे कि -2a स्क्वायर एक्स, -2b स्क्वायर एक्स, फिर -2a स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 2b स्क्वायर, और लास्ट टर्म एज इट इज लिख दो एक बार के लिए, तो फिर अगली स्टेप में उसको भी सॉल्व करना है भी, तो b टू द पावर 4 इक्वल टू 0। इन 4 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने से ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, वेरीफाई करो। करो, देखो ये तो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये दोनों तो कट जाते हैं, और -2a स्क्वायर एक्स, -2a स्क्वायर एक्स, -4a स्क्वायर एक्स हो जाता है। दैट मीन्स हमारा स्प्लिटिंग वाला काम बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, देखो याद करो, जब 1 2 3 टर्म्स होती थी, इसको स्प्लिट करने के बाद 1 2 3 4 टर्म्स हो जाती थी, तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया जाता था, यस और नो। अब 1 2 3 में से 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई, तो इन तीनों में से और इन तीनों में से कॉमन लेंगे, क्योंकि ये जो 2 टर्म्स बनी है वो तो एक्चुअली वही एक टर्म है, मतलब इसकी जगह 2 टर्म बनी है, इसकी जगह ये 2 टर्म बनी है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन लेते थे। दैट मीन्स इन तीनों में से क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। समझ आया, और अगले 3 में से कॉमन, समझ में आ गई ना बात भाई। 4 बन रही थी तो 2 2 का ग्रुप बना रहे थे, 6 बन रही है तो 3 3 का ग्रुप बना देंगे, ले लो कॉमन। तो आप शुरू की 3 टर्म्स देखिए, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें इसमें इसमें, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, 2x, 2x सब में है, क्या बचता है 2x माइनस 2 से 2 कटा, x x कटा, क्या बचा a स्क्वायर, 2 से 2 कटा, x x कटा, क्या बचा b स्क्वायर। ये तो शुरू की 3 टर्म्स में से कॉमन आया। अब अगली 3 टर्म्स को पकड़ो, लेकिन अगली 3 टर्म्स जो है वो कौन कौन सी हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अभी एक बार इस स्टेप में मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं, इसको स्प्लिट कर देता हूं एक बार। तो उसके आगे क्या है, माइनस का 2a स्क्वायर एक्स, फिर क्या है 2b स्क्वायर एक्स, इसको स्प्लिट करो जरा। तो a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस और नो, इक्वल टू है 0, इक्वल टू है 0। बोलो यहां तक कोई डाउट हो, बोलिए यहां तक कोई डाउट है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप काम करो, अब आपको इस सब में से कॉमन लेना है, ये एक्चुअली 3 ही टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, और एक ये पूरी टर्म, इन तीनों में से कॉमन लेना है। अब इन तीनों में से साफ साफ मुझे कुछ भी कॉमन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक काम करो, पहले इन दोनों में से कॉमन लो, फिर हो सकता है इन दोनों में से कॉमन आ जाए। तो इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूं, शुरू के 3 टर्म्स का तो काम हो चुका है, इसको तो बस कॉपी पेस्ट किए जाओ, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मुझे बताएंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x। अगर मैं 2x कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो अगले से बिल्कुल मैच नहीं हुआ। तो आप 2x की जगह -2x कॉमन लो, तो अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, यस और नो, चेक करो, -2x इंटू a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स, -2x इंटू माइनस b स्क्वायर 2b स्क्वायर एक्स, ठीक है। और आगे के टर्म्स एज इट इज लिख दो, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। अब इन दोनों में से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ गया, आ गया 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो पॉजिटिव लूंगा तो अब साइन नहीं बदलेंगे, बचेगा क्या, इधर से बचेगा -2x, लेकिन देखो नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि उधर +2x है ना, तो आप पॉजिटिव मत लो, फिर आप नेगेटिव कॉमन लो, आपको सेम ऐसा बनाना है इसको। तो नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव कॉमन लेते ही -2x का क्या हो जाएगा, +2x, और इसमें से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बाहर बैठा है, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन वो पॉजिटिव है, अब कैसा बचेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव a स्क्वायर माइनस नेगेटिव b स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करो ये इससे मैच करके एग्जैक्टली, तो 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचता है 2x
और ये माइनस है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये बन गए दो फैक्टर्स, एक बार इसको 0 के इक्वेट करो, एक बार इसको 0 के इक्वेट करो। एक बार फिर से लिख दो, दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा फैक्टर कौन सा है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। इसको 0 मानो और या फिर इसको 0 मानो, ठीक है। यहां से 2x की वैल्यू भाई x के टर्म्स एक्साइट करो, कांस्टेंट टर्म्स एक्साइट करो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से 2x की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर उधर जाके प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर जाके माइनस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई वही फाइनली, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियसली इक्वेशन ए और बी की फॉर्म में है तो रूट्स भी ए और बी की फॉर्म में ही आएंगे, अगर न्यूमेरिक फॉर्म में होती तो न्यूमेरिक फॉर्म में आते थे। सो दीज आर द टू रूट्स, ठीक है, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूं तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, बट हमारी मजबूरी है, उसने क्या कहा फैक्टराइजेशन यूज करना है, ऐसा आप ऐसी मजबूरी आपके सामने भी मिलेगी आपको एग्जाम, ठीक है। तो हमेशा कहा है मैंने, तो हर एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके देखो तभी प्रैक्टिस होगी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ट्रिगोनोमेट्री। उससे पहले एक बार लीव द मीटिंग एंड जॉइन अगेन।